क्वालिटी कोचिंग एकेडमी 3 मई और कंप्लीट जो सेकेंड ईयर का आपका कोर्स है तो कंप्लीट सेकेंड ईयर का ये टेस्ट है, उसकी डिस्कशन है। क्वेश्चन है 82, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिएक्ट्स मोस्ट विगोरसली विद वाटर। कौन सा पानी के साथ विगोरसली रिएक्शन करता है, तेज रिएक्शन? तो है मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम। तो जनाब जहां पर पोटाशियम आएगा बिकॉज आपके पास जो है यह है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। और यहां पे फिर दूसरा इन्होंने मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो अगर आप इनको देखेंगे तो ये रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी और कम होगी, फिर इधर और बढ़ जाती है। सो ये आपके पास आंसर आता है, यानी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ेगी। और मैग्नीशियम क्यों नहीं है कि लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी मेटल्स में ये कम होती है, लिहाजा आंसर होगा पोटाशियम। ये कि डी ऑप्शन है 83। कहता है कि विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर दैट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। कौन सा एलिमेंट अपने ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाता है? तो सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और फास्फोरस है। यहां तक सोडियम तो बिल्कुल नहीं है। मैग्नीशियम किसी हद तक अपने ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है, ठीक है। मैग्नीशियम का जो टुकड़ा होता है तो उसके ऊपर किसी हद तक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। दैट्स वाई जब हम इसे यूज करते हैं तो हम सबसे पहले इसे डिसॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसको डिप हम कर लेते हैं डाइल्यूट HCl में और फिर इसके बाद रिएक्शन होगा। लेकिन एक और एलिमेंट है तो ये है बेरिलियम। यहाँ पे बेरिलियम कहीं ज्यादा प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है, यानी बेरिलियम है इससे ऊपर, तो वो आपका सही आंसर बनता है। बेरिलियम अपने ऊपर एक एम्फोटेरिक लेयर बना लेता है जो कि इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करती है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली जो लेयर है इसमें वक्त के साथ साथ क्रेक्स आते हैं जिससे फर्दर ऑक्सीजन एंटर होती है और रिएक्शन होते हैं, जबकि ये बेरिलियम वाली जो लेयर है ऑक्साइड की तो ये इसके साथ एडहियर रहती है। तो सी ऑप्शन है 83 में सी। 84 में कहता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जर्मेनियम मोनो ऑक्साइड है, टिन मोनो ऑक्साइड, लेड मोनो ऑक्साइड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव है। ये ग्रुप नंबर 4 है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ये एम्फोटेरिक हैं, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो लिहाजा ये है ऑल ऑफ द अबव। 84 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 85 तो कहता है 85 में कि इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर एलिमेंट्स दैट हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द पी शेल लोकेटेड। पी सब शेल लोकेटेड कहता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं। तो जनाब हम जानते हैं कि ये जो ग्रुप है आपके पास तो ये एस ब्लॉक का ग्रुप है, और फिर ये जो है पूरा जो ब्लॉक है तो डी ब्लॉक है, ये फिर आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक है, यानी ये गोया एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये जो एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक है और ये एलिमेंट्स डी ब्लॉक है। फिर यहां पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि दो पीरियड्स हैं। दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें एंटर होते हैं। तो ये होगा सेकंड ऑप्शन है पी ब्लॉक 85 में, सेकंड ऑप्शन। 86 Which element in group 1A has the highest first ionization energy? Group 1A में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम। तो इसमें लिथियम है। देखा डाउन द ग्रुप जो है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होती जाती है। और अगर आप पहले ग्रुप को देखेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, फिर रुबेडियम है, सीजियम और फ्रांसियम है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की आती है। 86 में ए ऑप्शन है। 87 कहता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2+? यानी ये है कि आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर दिया गया है, ये एटॉमिक नंबर है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो ये होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2 और 3d6 होगा। ये टोटल के 26 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हमें कह रहा है कि ये आयरन जो है आयरन 2+ है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ा देंगे तो ये आ जाएगा 4s0, कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s0 और 3d6 होगी।
तो ये है ए ऑप्शन 4s0 और 3d6 जो है ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 87। 87 तो ए ऑप्शन है 88। कहते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक एटॉमिक नंबर 30 है, ये क्या होगी? तो देखेंगे है जिंक और इसका ये 30 है, तो कहता है ये ऑलरेडी 26 तो इधर है, तो 26 है तो 3d में मजीद इलेक्ट्रॉन डालेंगे 3d10, तो ये होगा 4s0 4s2 4s2 और 3d10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। यानी बाकी वही है 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 और 3p6 4s2, तो ये टोटल के 30 पूरे हो जाते हैं। 2 2 4 और 6 10 12 18 20 और 30, तो ये जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है। कहते हैं कि जिंक की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो यहां पे आंसर है 4s2 3d10, ए ऑप्शन है 88 में, ए ऑप्शन 89। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24 इज 24 जो है तो ये क्रोमियम है, क्रोमियम है 24 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये है 4s2। जरा एहतियात करें कि यहां पे अगर आप काउंट करेंगे तो 24 ये पूरे हो जाते हैं, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है 4s1 बिकॉज ये हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है विच इज मोर स्टेबल, तो 3d5 होगा। तो क्रोमियम 24 है तो ये कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक है, ये वाली आपने नहीं लिखनी, आपने ये लिखना है 4s1 और 3d5। तो जनाब ये है 4s1 3d5 और सेकंड ऑप्शन है 89 में, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 90 कहते एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन। देखिए क्यूप्रिक आयन की बात हो रही है, तो ये हमारे पास है कॉपर, एटॉमिक नंबर है 29, कॉन्फ़िगरेशन इसकी आती है 1s2 से लेके, तो इस तरह बाकी आप पूरी कर लेंगे 1s2 लाइक ये देखें ना, ये वाली हमने जो जिंक की लिखी है जिंक की 3d10 है, ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 और 3d9 हिसाब में ये आता है, लेकिन आप जानते हैं कि d9 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन उधर आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4s1 और 3d10। लेकिन जनाब ये कॉपर है, कॉपर, और हमने लिखना है क्यूप्रिक आयन। उसने कहा हुआ है कि अगर आप देखेंगे ना, कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन। तो क्यूप्रिक आयन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आप ये वाला निकाल लेंगे एक इधर से, तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 4s2 और 4s0 और 3d9। तो जनाब ये है क्यूप्रिक आयन। Atomic number of copper is 29. What is the electronic configuration of cupric ion? तो 4s0 यहां पे आंसर नहीं है, बहरहाल आप सी ऑप्शन में जो आंसर है उसे 4s0 3d9 पढ़ लें, तो ये वाला सी ऑप्शन में लिख लें 4s0 3d9। क्वेश्चन नंबर है 90 में यानी 90, तो इसमें आप सी ऑप्शन को इस तरह 4s0 और 3d9। 91 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है तो किसकी हो सकती है, यहां पर हमारे पास है सेकंड ऑप्शन, बिकॉज ये 2 ब्यूटीन है तो इसकी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, तो ये है CH3 और यानी इसका फिर ये होगा कि ये H है और डबल बॉन्ड फिर इस तरह, तो अगर आपने इधर इस तरह लिखा है तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप ऊपर हैं सिमिलर ग्रुप और इधर 2 हाइड्रोजन एक साइड पे है, तो इसको हम कहते हैं सिस 2 ब्यूटीन 1 2 3 4 सिस 2 ब्यूटीन। और अगर हम इसको यूं कर ले कि CH3 को इधर लिखें तो फिर ये क्रॉस में होंगे, तो फिर इसको कहा जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है 91 में सेकंड ऑप्शन है, 91 में सेकंड ऑप्शन यानी बी। 92 कहते साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन बोथ आर, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, तो ये कहता है दे बोथ आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है मतलब कार्बोसाइक्लिक हैं लेकिन नॉन एरोमेटिक है, और इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है 92 में, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड 92 में सी ऑप्शन करेक्ट है, यह है 92 सी। और फिर
93 which element besides carbon is present in the pyridine heterocycle। कहते हैं कि pyridine में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा कौन मौजूद है? तो याद रखें कि पायरिडीन इस तरह है कि ये बेंजीन रिंग है इस तरह, बस आपने ये करना है कि इधर नाइट्रोजन है और फिर बाकी बिल्कुल बेंजीन की तरह का स्ट्रक्चर है। तो जनाब पायरिडीन में ये मौजूद है नाइट्रोजन। 93 में ए ऑप्शन है ये वाला। 94 कहता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट तो 93 में ए ऑप्शन है सही। 94 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में कौन सी बात सही है? ऑप्टिकल आइसोमर इस तरह होते हैं, लाइक ये है कार्बन, मिसाल के तौर पे कार्बन है और लेट्स से ये है CH3 ग्रुप, इधर आप कर ले मिसाल के तौर पे COOH ग्रुप। अब ये जो दो बॉन्ड है तो ये एक आउट ऑफ द बोर्ड बॉन्ड है मिसाल के तौर पे और एक इनटू द बोर्ड बॉन्ड है, और इसका दूसरा जो होगा तो वो इसका मिरर इमेज होगा। कायरल कार्बन जिधर होगा तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो कहता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखिए दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर इससे पास होगी तो मिसाल के तौर पे ये राइट पे रोटेट कर लेता है प्लेन को, तो फिर ये जो आइसोमर होगा यानी ये देखिए टॉप बॉटम में बिल्कुल उसी तरह सही है COOH। ये वाला लेफ्ट राइट में फर्क है। तो अगर मैं आउट ऑफ द बोर्ड बॉन्ड इस वक्त OH है तो मैं इधर H कर लेता हूं और वो OH कर लेता हूं। तो अब ये जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये लिवर रोटेटरी आइसोमर होगा। सो ये इनमें फर्क होता है। सेकंड ऑप्शन है कि दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। 94 में सेकंड ऑप्शन है। 95 which reagent is commonly used in the sulfonation of benzene। रिएजेंट यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आप सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बबल कर सकते हैं बेंजीन से, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन होगा, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी है और ओलियम भी है। जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है 95 में सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड ऑप्शन ठीक। 96 कहता है 96 में कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन हेलोजिनेशन विद ब्रोमीन एंड FeBr3। तो मेजर जो प्रोडक्ट होगा ये है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन हेलोजिनेशन विद ब्रोमीन एंड FeBr3। बेंजीन की हेलोजिनेशन अगर आप करते हैं, ठीक है जी, ब्रोमीन के साथ, ये है ब्रोमीन और कैटलिस्ट आपने इस्तेमाल कर दिया है, कोई लेविस एसिड FeBr3 इन्होंने यूज किया है FeBr3। तो जाहिर है बेंजीन है तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है ब्रोमो बेंजीन। तो ब्रोमो बेंजीन होगा, सेकंड ऑप्शन है 95 में सेकंड ऑप्शन। 96 में pKa वैल्यूज ऑफ इथेन, इथीन, इथाइन रिस्पेक्टिवली आर। pKa वैल्यू तो ये कहता है कि इस के लिए कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास ये कंपाउंड है, यानी यहां पर जो है ये है इथेन, ये इथेन हुआ और फिर ये है इथीन और फिर ये है इथाइन। तो इसकी बात हो रही है कि इस हाइड्रोजन का जाना जो है एज ए प्रोटॉन कितने चांसेस हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये S कैरेक्टर जहां पे बहुत ज्यादा है तो इस हाइड्रोजन के जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो pKa वैल्यू जो होगी अगर इधर जाएंगे तो pKa वैल्यू जो कि एसिड की स्ट्रेंथ को जाहिर करती है, pKa वैल्यू मुसलसल डिक्रीज होती जाएगी। सबसे ज्यादा वैल्यू pKa की यानी अल्केन की CH बॉन्ड के लिए आएगी, अल्कीन के लिए फिर ये वैल्यू कम होगी और अल्काइन के लिए सबसे कम होगी। तो आपने मैक्सिमम टू मिनिमम जाना है। तो जनाब ये फोर्थ ऑप्शन है 50, 44 और 25। इसकी है 50, 50 और 44 है और यह है 25। तो ये आ गया है डी ऑप्शन 97 में डी। और 96 में सेकंड ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है। 98 में कहता है कि द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एस्टर्स इज। तो फंक्शनल ग्रुप जो है एस्टर का, ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन है, यानी ये वाला अल्कोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप ये मौजूद है। ए ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट है COO। तो ये है सेकंड ऑप्शन।
9 क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन मीथेन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस। क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करके तो ये बनाएगा HCl और मिथाइल रेडिकल बनता है। याद रखें मिथाइल क्लोराइड स्टेप में नहीं बनाएंगे। अगर आपने मिथाइल क्लोराइड बनाए तो आप बनाएंगे फिर हाइड्रोजन रेडिकल और फिर टर्मिनेशन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता, जिस बात का सबूत है कि इस स्टेप में आपके पास HCl आएगी और मिथाइल रेडिकल आता है। तो ये है सेकंड ऑप्शन मिथाइल रेडिकल। 99 में सेकंड ऑप्शन है। 100 में कहते मेजर प्रोडक्ट ऑफ ईथीन पॉलीमराइजेशन इज, जब ईथीन है और पॉलीमराइजेशन होगी तो पॉलीईथीन बनेगा। ये ईथीन है और पॉलीमराइजेशन होगी तो प्रोडक्ट बन जाता है CH2 CH2, इस तरह पॉलीईथीन बन जाता है। इथाइलिन तो पॉलीइथाइलिन, पॉलीमराइजेशन है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसका। तो यह है सेकंड ऑप्शन पॉलीईथीन। 100 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक। 101 में कहते हैं कि ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम एंड बेंजीन, सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम बेंजीन में जो है तो वो दे लाई इन द सेम प्लेन, तो ये सेम प्लेन में होते हैं। लाइक अगर ये बेंजीन है मिसाल के तौर पे, अगर मैं 3 डायमेंशन में बना दूं तो ये इस तरह आता है, बेंजीन है तो ये सारे इसी प्लेन में मौजूद है बिल्कुल। आप शीट की सूरत में इसको कंसिडर कर लें तो इस तरह ये मौजूद है, ये एक ही शीट में, जैसे कि ये शीट है इस तरह। तो कार्बन 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 6 कार्बन और फिर इस तरह बाहर को रखा हुआ हाइड्रोजन। तो अगर आप सामने से यूं देखेंगे तो आपको बिल्कुल आपको एक फ्लैट स्ट्रक्चर नजर आता है। तो इस तरह कर लें, एक ही प्लेन में, मतलब XY प्लेन में ये इस तरह मौजूद है। तो लाइक इन द सेम प्लेन डी ऑप्शन है। और फिर 102 में कहता है कि सोडियम अल्काइनाइड आर ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम अमाइड रिएक्ट्स विद, सोडियम अल्काइनाइड, ये कहते हैं सोडियम अल्काइनाइड आर ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम एमाइड रिएक्ट्स विद 1 अल्काइन। मतलब इसका यह है कि अगर हमारे पास ये है सोडियम अमाइड है और अल्काइनाइड कैसे हासिल होंगे, तो इसकी बात हो रही है, ये वाला जो रिएक्शन है जो आपको याद होगा। तो ये हमारे पास आ जाता है कि सोडियम अल्काइनाइड, यानी ये बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और आपके पास होगा HC ट्रिपल बॉन्ड विद C, और ये है सोडियम इथाइनाइड है इस वक्त। तो 102 में 1 अल्काइन, या फिर ये भी हो सकता है कि इधर कोई सा अल्काइल ग्रुप है यानी टर्मिनल अल्काइंस हों, तो फिर ये अल्काइनाइड पैदा होते। यहां पे मैंने अल्काइन लगा दिया है, मतलब टर्मिनल, एक चेन के एंड में या चेन के इब्तिदा में ट्रिपल बॉन्ड है ताकि इसमें CH बॉन्ड हो और फिर ये हाइड्रोजन एसिडिक हो, जैसे प्रोटॉन ये जा सके। तो ये आएगा 1 अल्काइन। 102 में डी ऑप्शन है। और 103 में तो कहते हैं which condition is necessary for molecule to exhibit optical isomerism। optical isomerism के लिए presence of chiral carbon होना चाहिए, यानी अभी ये जो मैंने बात कर दी chiral carbon के, ऐसा कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो, इन सिंपल वर्ड्स, तो कायरलिटी होगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगी। अच्छा, तो 103 में सी ऑप्शन है। और 104 में कहता है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड फॉलो SN1 मैकेनिज्म एंड SN1 में केटाइन बनेगा और केटाइन स्टेबल होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो ऑप्शन है यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी सेकंड ऑप्शन है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। 104 में सेकंड ऑप्शन। 105 में कहता है कि कंसिडरिंग SN&E रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर हम इनको कंसिडर करें, एनी स्पीशीज न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज विद एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन पेयर कैन एक्ट एज, यानी ऐसी स्पीशी के आप जो भी रिएक्शन कंसिडर करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ऐसी कोई भी स्पीशी जिसके पास नेगेटिव चार्ज है यानी उसके पास एक लॉन पेयर है तो वो डोनेट करेगा। तो कहता है कैन एक्ट एज, तो जो आंसर इसने दिए हैं ये कहता है इलेक्ट्रोफाइल नो, न्यूक्लियोफाइल यस, सी पर कहता है बेस यस, और फिर डी में कहता है कि बी एंड सी बोथ, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 105 में डी ऑप्शन। 105 डी। 106 कहते व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड अंडरगोज, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड अंडरगोज, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड अंडरगोज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हुआ और क्लोराइड है, और कहते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा,
जब इसकी क्या हो, व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड अंडरगोज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, एक ये हाइड्रोजन जाएगा एक ये जाएगा, तो आपके पास बन जाता है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड विद कार्बन, और फिर ये इस तरह होगा यूं, यानी इसको हम कहते हैं आइसो, ये हो गए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, आइसोब्यूटाइलिन। तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड अपॉन डीहाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूसेस आइसोब्यूटाइलिन, यानी आइसोब्यूटीन है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है, 106 में सी ऑप्शन है, 106 में सी ऑप्शन। 107 कहते आइपिक नेम ऑफ ग्लाइसिरोल, ग्लाइसिरोल ये कंपाउंड है कि जिसमें CH2CH और फिर CH2 अटैच है इसके साथ OH, फिर OH और फिर OH, तो 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल या प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल है। डी ऑप्शन है, 107 में डी ऑप्शन है। और फिर इस तरह 108 कहते कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहते ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। देखिए अल्काइल हैलाइड जो है, तो ये है अल्काइल फ्लोराइड, मिसाल के तौर पे अल्काइल क्लोराइड, फिर अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड, तो इस साइड पे जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव है, बिकॉज जितने बॉन्ड वीक होंगे वो रिएक्शन जो होता है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसमें बॉन्ड वीक होंगे, यानी उसके बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं तो मोर रिएक्टिव है, रिएक्शन ज्यादा करेगा। तो यहां पर ऑप्शन सेकंड सही है कि अल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव है, फिर ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है, फिर फ्लोराइड है। 108 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 109 Which reagent is used in the oxidation of primary alcohol to aldehyde? प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, मिसाल के तौर पे ये है प्राइमरी अल्कोहल CH2 और ये है OH, और ये ऑक्सीडाइज हम कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, यानी जहां पे इस्तेमाल होगा PCC नामी एक रिएजेंट है, जिसको आप जानते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC जो है उस का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है इसमें 109 में सेकंड ऑप्शन है। 110 What is the primary structural difference between alcohol and ether? अल्कोहल और ईथर में, अल्कोहल में ये होगा कि OH फंक्शनल ग्रुप है और ईथर में जो है वो ऑक्सा ग्रुप है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अल्कोहल है हाइड्रोक्सिल ग्रुप while ether have two alkyl group attached to the same, यानी इस तरह है कि अल्कोहल ये होगा कि ये OH है और ईथर में ये होगा कि ROR है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सा ग्रुप है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है 110 में ए, 110 में ए ऑप्शन। 111 में कहते हैं कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन इज ट्रीटेड, यानी व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2 क्लोरोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब अल्कोहलिक होगा तो 2 क्लोरोप्रोपेन बना देगा प्रोटीन, यानी अल्कोहलिक मीडियम में अल्कीन बनेगा और एक्वस मीडियम में अल्कोहल बन जाएगा, तो ये प्रोटीन है। 111 में सेकेंड ऑप्शन है। और 112 में कहते हैं विच कंपाउंड इज द मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग, तो 4 कंपाउंड है, वाटर, फिनोल, एथेनॉल, मेथनॉल। तो तरतीब कुछ यूं है कि वाटर जो है, फिनोल जो है, फिनोल ये मोर एसिडिक है देन वाटर, और अल्कोहल जो है वो लेस एसिडिक देन वाटर है, यानी आपके पास जो सीक्वेंस आएगी तो वो ये होगा कि फिनोल है इट इज मोर एसिडिक देन वाटर, और फिर वाटर है, और वाटर जो है ये फिर लेस एसिडिक है देन अल्कोहल, यानी मोर एसिडिक है देन अल्कोहल, यानी फिनोल मोर एसिडिक है देन वाटर और अल्कोहल लेस एसिडिक है देन वाटर, और सीक्वेंस कुछ यूं बनती है जो आपने देख ली है। 112 में सेकंड ऑप्शन है, 112 में सेकंड। और 113 में व्हाट इज द आइपिक नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 112 में सेकंड ऑप्शन, 112 में सेकंड। और 113 में व्हाट इज द आइपिक नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये कंपाउंड है CH3 CH और CH3, यहां पे OH है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो हो जाएगा यानी सेकंड कार्बन पे है OH, तो ये होगा 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ओल।
टू प्रोपेनॉल या प्रोपेन टू ऑल, सी ऑप्शन है, प्रोपेन टू ऑल सी ऑप्शन, तो ये है सी ऑप्शन। 114 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बेशतर रिएक्शन एक जैसे होते हैं, और ये जो है टेस्ट हमारे पास मुख्तलिफ, तो इसमें लूकस टेस्ट, बिकॉज ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, तो लूकस टेस्ट, लूकस रिएजेंट इस्तेमाल नहीं होता, मतलब जो जिंक क्लोराइड है और कंसंट्रेटेड HCl, तो ये है जिंक एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl का ये मिक्सचर है, तो इसको हम कहते हैं लूकस रिएजेंट। बाकी इन्होंने जो दिया हुआ है टॉलरेंस रिएजेंट, तो टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ नहीं करता, फिर कहता है फिलिंग सोल्यूशन, तो वो भी कीटोन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और कीटोन्स के साथ नहीं करता, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो ये तीनों टेस्ट जो हैं ये एल्डिहाइड के होते हैं, कीटोन्स के लिए टेस्ट नेगेटिव आते हैं, मतलब वो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन लूकस रिएजेंट जो है वो इस्तेमाल ही नहीं होता ना, तो अल्कोहल के लिए लूकस रिएजेंट जो है तो वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की डिफरेंशिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लूकस रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। हाँ, ये बाकी जो तीन टेस्ट है ये कर सकते हैं, जो टॉलरेंस टेस्ट है, फिलिंग टेस्ट है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन वाला जो टेस्ट है, इसे कि ये जो रिएजेंट है ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और कीटोन के साथ नहीं करते। सो 114 में ये है ए ऑप्शन, 114 में ए। 115 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव ये है कि अगर आप इसे देखेंगे, ये है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, और अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, लेकिन अगर आपने यहां पे लगा दिए CH3 तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और फिर अगर आपने 2 CH3 लगा दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज और भी कम हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी जो है वो इस डायरेक्शन में रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, और एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव है, कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, बिकॉज ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये काफी हद तक कम हो गया है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है यहाँ पे आंसर होगा 115 में डी ऑप्शन है। और 116 कहता है कि विच मेटल आयंस आर प्रेजेंट इन फिलिंग सोल्यूशन, तो फिलिंग सोल्यूशन जो है तो वो कॉपर के जो आयंस है, क्यूप्रिक आयंस, तो ये इसमें मौजूद होते हैं, डी ऑप्शन है 116 में, डी ऑप्शन 116 में डी ऑप्शन है। अच्छा 117 मतलब विच टेस्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है फिलिंग टेस्ट। फिलिंग टेस्ट जो है इट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट, यानी जो है रेड प्रेसिपिटेट आता है विद एल्डिहाइड, और जो कि इजी डिटेक्शन हो जाती है, जबकि फिलिंग सोल्यूशन जो है वो रिएक्शन ही नहीं करता कीटोन्स के साथ, एल्डिहाइड के साथ फिलिंग सोल्यूशन डाल लेंगे तो एक रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा कीप्रस ऑक्साइड का। तो 117 में ए ऑप्शन है, 117 में ए ऑप्शन। 118 में कहते हैं कि विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो जब ऑक्सीडेशन होगी तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होगा, यानी ये है हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि दर हकीकत ये देखें ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। याद रखें कि प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो अगर ऑक्सीडाइज कर लें तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज कर लेंगे तो ये, अगर आप इसे ऑक्सीडाइज कर लेंगे तो ये जाएंगे और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा कीटोन C3C डबल बॉन्ड OCH3। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल होता, यानी इस तरह है ये वाला CH3 CH2 और OH, और फिर ये है CH3C डबल बॉन्ड O, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। उस रिएक्शन को मैं इधर लिख लेता हूं, शायद नजर ना आए कैमरे में। तो ये है प्राइमरी अल्कोहल, तो एल्डिहाइड बनाएगा, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो फिर यानी जैसे उधर वो गए और ये गया, तो फिर आपके पास बन जाएगा कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। तो जनाब एसीटोन बना देगा, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और ये बनाएगा एसीटोन या प्रोपेनन, तो ये है ए ऑप्शन 118 में ए ऑप्शन है।
और 119 में कहता है कि इथाइल बेंजीन अपॉन ऑक्सीडेशन बाय अल्कलाइन परमैंगनेट, अल्कलाइन परमैंगनेट और इथाइल बेंजीन है जब ऑक्सीडेशन होगी। सो देखिएगा आपके पास ये वाला जो ग्रुप है बाहर अल्काइल ग्रुप जिसमें जितने भी कार्बन है, ठीक है जी, इसमें एक है दो हैं जो भी कार्बन है, तो ये कन्वर्ट होगा, मिसाल के तौर पे मैं CH3 लिख लेता हूं, जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा, जो साइड चेन है ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। तो मिथाइल बेंजीन जो है ये प्रोड्यूस करेगा बेंजोइक एसिड। 119 में सी ऑप्शन है और 120 में डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट विद, जब डिहाइड्रेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की तो एनहाइड्राइड बनते हैं इस तरह है कि मिसाल के तौर पे ये है एसिडिक एनहाइड्राइड, अब मिसाल के तौर पे ये है एसिटिक एसिड, तो ये एक मॉलिक्यूल हुआ एसिटिक एसिड का और ये फिर दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का, और जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो वो है P2O5, वो इनको निकाल लेता है और कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोरिक एसिड में और ये प्रोड्यूस कर लेगा एनहाइड्राइड। यहां पर ये है C3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये O है C और फिर इसके बाद है ये एसिटाइल ग्रुप, तो ये है एसिटिक एसिटिक, तो इसको हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड इसका पूछ रहा है, ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, 120 में बी ऑप्शन है और 121 में कहता है कि which of the following method is used to prepare carboxylic acid by extending the carbon chain, कौन सा मेथड है कि जिसमें कार्बन चेन बढ़ जाता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला आंसर जो है कि कार्बोनेशन ऑफ द ग्रेगनर रिएजेंट, यानी इस तरह होता है, ये है CH3 और MgI, मिसाल के तौर पे C3MgI और ये आपके पास हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन कुछ यूं है, देखिए ये मॉलिक्यूल इस तरह है, नॉन पोलर है लेकिन बॉन्ड पोलर है, इसमें ये भी पोलर बॉन्ड ये भी पोलर बॉन्ड, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इनका जो डायपोल मोमेंट है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो नॉन पोलर है ये मैग्नीशियम है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बोल लेता है, तो हमारे पास अब जो प्रोडक्ट आएगा CH3CO नेगेटिव और फिर डबल बॉन्ड है और इसके बाद MgI, यहां पे ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। और फिर अगर हम इसे फर्दर ट्रीट कर लें यानी हाइड्रोलिसिस कर लें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ गई, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये आ गया। सो आप देख रहे हैं कि अब C डबल बॉन्ड O में से देख के इसमें लिख लेता हूं तो बता रहा हूं कि यह है C डबल बॉन्ड O। अच्छा, एसिटिक एसिड बन गया और मैग्नीशियम बेसिक आयोडाइड बना। मैं ये कह रहा हूं इधर अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन है, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कि एसिटिक एसिड है तो इसमें दो कार्बन है, कैटिनेशन हो गई है, चेन थोड़ा सा बढ़ गया है। तो 121 है Which of the following method is used to prepare carboxylic acid by extending the carbon chain, तो ये होगा कार्बोनेशन ऑफ ग्रेगनर रिएजेंट जो कि सेकंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। अच्छा, 122 कहता है कि कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन एंड अ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस कॉल्ड, तो ये है ए ऑप्शन कोफैक्टर ऑफ द प्रोस्टैटिक ग्रुप, तो ये सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो ये होगा ए। अच्छा, इसके बाद 123 कहता है कि विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इंक्लूडेड अल्फा हेलिसेस एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। नॉर्मल अगर अमीनो एसिड चेन है तो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, और अगर फिर इसमें ये हेलिसेस और प्लेटेड शीट्स वगैरह आ जाती हैं तो फिर ये हमारे पास होगा सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। अच्छा, तो सेकंड ऑप्शन है 123 में सेकंड, और 124 में कहता है कि द सबस्ट्रेट अपॉन विच एंजाइम एक्ट्स, तो इस ये सब्सटेंस जिस पे एंजाइम अमल करते हैं तो उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है जी, सबस्ट्रेट। और आखिरी है कि व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट, यानी ये विनाइल एसीटेट से बनता है, CH2 डबल बॉन्ड विद CH और ये एसीटेट ग्रुप है, OOCCH3 है, और जब पॉलीमराइजेशन होगी तो सिंपल ये है कि ये चेन बढ़ेगा। अब इसमें जरा आप देखेंगे OOC
और CH3, तो ये कहलाएगा पॉलीविनाइल एसीटेट। और ये इस ग्रुप की वजह से स्टिकीनेस इसकी होती है, इसमें पोलैरिटी भी है, ये नॉन पोलर भी है, तो ये हर एक सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये होगा एडहेसिव के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो ये टोटल के 125 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 126, आखिरी क्वेश्चन। तो द रिपीटिंग यूनिट फ्रॉम विच अ पॉलीमर इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड मोनोमर। लाइक फॉर एग्जांपल ये रिपीटिंग यूनिट है, तो ये मोनोमर कहलाएगा, ये इसका पॉलीमर है। थैंक यू।